स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान की किताब में पहली किताब है भारत और समकालीन विश्व भाग 1 का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों का अर्थ देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति पाठ 1। 14 जुलाई सन 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। ऐसी अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है और इस तरह लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ये हमारा है टॉपिक। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया और लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्षाय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिव्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिव्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, जिसके फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई थी, पर यह कदम भी काफ़ी नहीं था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग यानी जनसाधारण लोग ही कर को अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। फ्रांस के समाज की वर्ग व्यवस्था में पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी और लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स तो कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष जन्म अधिकार प्राप्त थे जो जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था और किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और उसके बाद जो तीसरा वर्ग था जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आते थे,
फिर किसान और कारीगर आते थे। उसके बाद सबसे अंत में छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, ये लोग आते थे। इसमें देखिए कुलीन व्यक्ति को मकड़े के समान दर्शाया गया है और किसान को एक मक्खी के रूप में चित्रित किया गया है। ये किसान है और ये कुलीन व्यक्ति है जो जाला बना के इंतज़ार कर रहा था। किसान जो मक्खी जिसको चित्रित किया गया है वह एक बार यदि फंस जाता है तो ज़िंदगी भर उसे कर अदा करना पड़ता है। उसी क्रम में आप आगे देखिए, संक्षिप्त जानकारी आप पूरे पाठ की आप देख लीजिए। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी जनता सामाजिक स्तर पर असमानता का शिकार थी। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण भी यही असमानता थी। इस क्रांति के बाद प्राचीन शासन पद्धति का समूल नाश हो गया। फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति ने मानव को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नया नारा दिया और यह शस्त्रों के साथ ही विचारों का भी युद्ध था। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था, तो फ्रांसीसी समाज उस समय 3 स्टेटस में बटा हुआ था: पादरी, कुलीन और जनसामान्य। पहले 2 वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें करों से छूट दी गई थी। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान गरीब थे। आर्थिक हालत, क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। फ्रांस के संसाधन नष्ट हो चुके थे। सरकार कर्ज लौटाने में असमर्थ थी। कर की अदायगी केवल तीसरे स्टेट के लोगों अर्थात जन सामान्य द्वारा ही किया जाता था। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही थी। तो ये उस समय का आर्थिक हालात था जिसमें मध्यम वर्ग का आविर्भाव हुआ। 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक वर्ग के रूप में मध्यम वर्ग सामने आया। इन लोगों ने जन्मजात विशेषाधिकारों को समाप्त करने की आवाज़ बुलंद की, जिसमें दार्शनिकों का योगदान देख लीजिए। जॉन लॉक, रूसो, मॉन्तेस्क्यू जैसे विचारों ने राजा के दैवी व निरंकुश अधिकारों का खंडन अपनी रचनाओं में किया। अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने स्वयं को ब्रिटेन से आज़ाद कर स्वतंत्रता व समानता पर आधारित संविधान और उसके अनुरूप सरकार बनाई। इनका प्रभाव लोगों पर हुआ और वे लुई 16वें को सत्ता से हटाने के लिए उठ खड़े हुए। जब ये जागरूकता आई तो फिर उसका परिणाम भी देखिए हुआ, क्रांति हुई। तीसरे स्टेट के लोग स्वयं को फ्रांस का वास्तविक प्रवक्ता मानते थे। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन में सम्राट ने पूरी सभा द्वारा मतदान में भाग लेने की मांग को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपनी सभा को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। मिराबियो और आबेशिये इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये लोग वर्साय के टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। सम्राट ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी। जैसा कि आपने शुरू में ही पढ़ा, किताब के शुरू में ही है कि सबसे पहले सैनिक जो धावा बोले थे, तो भीड़ ने बास्तिल के किले व जेल को तोड़कर शस्त्रों को लूट लिया, कैदियों को छुड़ा लिया। क्रांतिकारियों का ऐसा विद्रोह देखकर सम्राट ने सत्ता पर संविधान के अंकुश को मान्यता दी और सामंती व्यवस्था का अंत करने का आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सभी नागरिकों को मूल व नैसर्गिक अधिकारों की प्राप्ति हुई। उसके बाद इस फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो निर्वाचित कन्वेंशन यानी असेंबली ने 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। सम्राट लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया और रानी मेरी एंतोइनेट को भी मौत की सजा दी गई। गणतंत्र में दंड की कठोर नीति अपनाई गई। सत्ता के केंद्र में आए रोबेस्पियर ने बिगड़ी हुई व्यवस्था को नियंत्रण में करने हेतु कठोर दंड नीति अपनाई। इसलिए उसके शासन सन 1793 से 1794 के कालखंड को आतंक का युग कहा गया। ध्यान दीजिए, सन 1793 से 1794 के कालखंड को आतंक का युग कहा गया। असहमति रखने वालों को मुकदमा चलाए बिना जेल में डाल दिया जाता था। उसके समर्थक भी उसके विरोधी हो गए। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय ने उसे दोषी मानकर गिलोटिन पर चढ़ा दिया।
इसके बाद डायरेक्टरी का शासन। अब फ्रांस का शासन डायरेक्टरी में निहित हो गया, यही देश की कार्यपालिका थी। ध्यान दीजिए, अब फ्रांस का शासन डायरेक्टरी में निहित हो गया, यह देश की कार्यपालिका थी। सत्ता में अब मध्यम वर्ग के संपन्न तबके का बोलबाला था। इस दौरान स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के तत्व शासन के प्रेरणा सूत्र बन गए। इन तत्वों ने संपूर्ण यूरोप को नए राजनीतिक आंदोलन के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप प्रजातांत्रिक मूल्यों से संपन्न होता चला गया, जिसमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। महिलाओं ने क्रांति के दौर में परिवर्तन लाने की इच्छा से प्रेरित होकर सक्रिय रूप से प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा लिया। वे जीविका निर्वाह के लिए घर से बाहर निकलकर कामकाज भी करती थीं और इन कामकाजी महिलाओं को परिवार का पालन पोषण भी करना होता था। महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई। महिला क्लब अस्तित्व में आए। महिलाओं के जीवन में सुधार हेतु कुछ कानून बनाए गए और उसके बाद महिला मताधिकार। पहले फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार की प्राप्ति नहीं थी। इसके लिए उनका संघर्ष 19वीं शताब्दी में भी जारी रहा, जिससे 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में उन्हें अपने मिशन में सफलता प्राप्त हुई और वर्ष 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। दास प्रथा की समाप्ति। फ्रांसीसी उपनिवेशों की उन्नति में दासों का अतुलनीय योगदान था। ये आर्थिक सुदृढ़ता के आधार थे। जैकोबिनों के शासन के दौरान फ्रांसीसी इलाकों में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, लेकिन व्यापारियों के विरोध के कारण नेशनल असेंबली में इसका कानून नहीं बनाया जा सका। वर्ष 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का कानून पारित करने में सफलता पाई, लेकिन पूरी तरह से दास प्रथा को सन 1848 में ही समाप्त किया जा सका। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप ही फ्रांस को नेपोलियन जैसा शासक मिला। उसको यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। उसके आंतरिक प्रशासनिक सुधारों का लोहा आज पूरा विश्व मानता है। उसने कानून में नए प्रयोग किए और दशमलव पद्धति की नाप तोल की प्रणाली लागू की। स्वतंत्रता व समानता की नैसर्गिक अधिकारों को आज पूरा विश्व मान्यता देता है, जो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। इन विचारों ने यूरोप की धरती से सामंती प्रथा का समूल नाश कर दिया। विश्व में फैले यूरोपीय उपनिवेशों को संप्रभु राष्ट्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत भी इन क्रांतिकारी विचारों से अछूता नहीं रहा। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय ने इन विचारों को भारत की धरती पर साकार किया। मानवता के पक्ष में आए इस समस्त बदलाव के लिए हम निश्चित रूप से फ्रांसीसी क्रांति के ही आभारी हैं। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द का अर्थ भी देख लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। देशद्रोह, अपने देश अथवा सरकार से विश्वासघात करना। बेनामी, बेनामी का अर्थ होगा जिसके आधिपत्य का कोई अता पता ना हो, अर्थात कोई चीज़ किसकी है, किस व्यक्ति की है, उसके बारे में जब कोई जानकारी नहीं होती तो उसको बेनामी ही बोलते हैं। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का अर्थ होगा धार्मिक जीवन को समर्पित समुदाय का भवन। जागीर, सामंत की जमीन एवं महल आदि से मिलकर बनी रियासत। स्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक स्तर को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। लिब्रे, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जिसे सन 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। टाइल, टाइल का अर्थ होगा सीधे रूप में राज्य को दिया जाने वाला कर, अर्थात टाइल एक तरह का कर है, टैक्स है। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। निर्देशिका, जैकोबिन की तरह के एक सदस्यीय कार्यकारी के हाथ में सारी सत्ता जाने से रोकने हेतु नियुक्त की गई 5 सदस्यों वाली एक कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई, जिसे निर्देशिका कहा जाता था। गिलोटिन, गिलोटिन 2 स्तंभों और एक फरसे से बना ऐसा यंत्र जिससे किसी व्यक्ति का सिर काटा जाए। जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब का अर्थ होगा
महत्वपूर्ण बैठक स्थल जहां सरकारी नीतियों पर चर्चा एवं रणनीतिक योजना बनाई जाती थी। सौकुलात, जैकोबिन क्लब के सदस्यों को सौकुलात कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाले। कन्वेंशन, 1792 ईस्वी की नवनिर्वाचित सभा को कन्वेंशन नाम दिया गया था। मुक्ति, मुक्ति का अर्थ होगा छुटकारा दिलाने वाला काम। दशमांश, दशमांश मतलब चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर या टैक्स, जिसमें खेती की पैदावार का 10वां हिस्सा लिया जाता था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।